हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट में मुगल काल पढ़ रहे थे जिसमें हमने शाहजहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे औरंगजेब और इसके बाद एक दो शासक जो हैं मुगल काल के उनको पढ़ेंगे। तो औरंगजेब का जो शासन काल था वो कब से कब तक था? 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासन काल था। शाहजहाँ के 4 बेटे थे, शुजा, मुराद, दारा शिकोह और औरंगजेब। जब शाहजहाँ बीमार पड़ा था तब इसने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन इसके 2 भाई शुजा और मुराद स्वयं को सम्राट घोषित करते हैं। इसी कारण इन चारों में उत्तराधिकार संघर्ष स्टार्ट होता है। तो उत्तराधिकार संघर्ष कब हुआ था? शाहजहाँ के बीमार होने पर उनके चारों पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ। जब शाहजहाँ द्वारा दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया तब मुराद जो है स्वयं को गुजरात में सम्राट घोषित करता है और शुजा जो है वो स्वयं को बंगाल में सम्राट घोषित करता है। तो इसी कारण से इन चारों में उत्तराधिकार संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। आप वीडियो को इसके साथ ही लाइक ज़रूर कीजिए। आप भूल जाते हो और लाइक नहीं करते हो। प्लीज़, नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। शाहजहाँ उत्तराधिकारी घोषित करता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। शाहजहाँ का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था दारा शिकोह और ये पंजाब का सूबेदार था दारा शिकोह। इतिहासकार लेनपुल जो है ये दारा शिकोह को क्या कहता है? लघु अकबर कहता है। याद रखना कि दारा शिकोह को लघु अकबर की उपाधि किसने दी थी? तो इतिहासकार लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था। दारा शिकोह ने मजमूल बहरीन नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसका अर्थ क्या है? 2 समुद्रों का संगम। मजमूल बहरीन नामक पुस्तक जो है वो किसकी रचना है? दारा शिकोह की रचना है। और मजमूल बहरीन का अर्थ क्या होता है? 2 समुद्रों का संगम। दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। याद रखना, दारा शिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। और दारा शिकोह को किस नाम से भी जाना जाता है? शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है। याद रखना, शाह बुलंद इकबाल जो है ये दारा शिकोह को कहा जाता है। दारा शिकोह कौन से संप्रदाय में आस्था रखता था? कादरी संप्रदाय में आस्था रखता था, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब आता है उत्तराधिकार संघर्ष। कौन कौन से युद्ध हुए थे? सबसे पहले आता है बहादुरपुर का युद्ध, जो कि उत्तर प्रदेश बनारस में हुआ था फरवरी 1658 में। शुजा और दारा शिकोह के मध्य हुआ था और शुजा की सेना का नेतृत्व किया था जसवंत सिंह और सुलेमान ने। और यहाँ पर किसकी विजय हुई थी? दारा शिकोह की विजय हुई थी बहादुरपुर के युद्ध में। फिर आता है धर्मत का युद्ध, जो कि 15 अप्रैल 1658 को हुआ था मध्य प्रदेश में। ये किसके बीच हुआ था धर्मत का युद्ध? दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब प्लस मुराद, ये दोनों साथ थे। दारा शिकोह की शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था? जसवंत सिंह ने और कासिम खान ने किया था। और इस धर्मत के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? औरंगजेब की विजय हुई थी। फिर इसके बाद आता है सामूगढ़ का युद्ध। ये 29 मई 1658 को आगरा यूपी में होता है। शाही सेना दारा शिकोह की वर्सेज औरंगजेब प्लस मुराद। और शाही सेना का नेतृत्व सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह ने स्वयं ने किया था। और सामूगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब की विजय होती है। और सामूगढ़ विजय के बाद औरंगजेब अपने भाई मुराद को बंदी बना लेता है और बाद में उसकी हत्या कर डालता है। याद रखना, औरंगजेब और मुराद दोनों साथ थे धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध में। और सामूगढ़ के युद्ध में जब औरंगजेब विजयी होता है तो औरंगजेब जो है अपने भाई मुराद को बंदी बनाता है और उसकी हत्या करता है। फिर आता है खजवा का युद्ध। इलाहाबाद में यूपी में होता है 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब वर्सेस शुजा के बीच, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। बाद में शुजा भागकर ईरान के अराकान में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद लास्ट युद्ध आता है दोराई या देवराई का युद्ध, जो कि अजमेर में हुआ था अप्रैल 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है। और इसके बाद दारा शिकोह को बंदी बनाया जाता है और दिल्ली में उसे मृत्युदंड दिया जाता है तथा हुमायूं के मकबरे के पास उसे दफना दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है सामूगढ़ विजय के बाद 31 जुलाई 1658 को दिल्ली में औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक होता है। जब सामूगढ़ विजय हो जाती है तब 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब का दिल्ली में पहला राज्याभिषेक हुआ पहली बार। फिर उसके बाद 15 जून 1659 को औरंगजेब का दिल्ली में दोबारा राज्याभिषेक होता है। तो औरंगजेब का कितनी बार राज्याभिषेक हुआ था? याद रखना, 2 बार। अब आते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात में औरंगजेब का जन्म होता है। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय जो था वो नूरजहाँ के पास बीता था। याद रखना, नूरजहाँ के पास औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरस बानो बेगम, जो कि शाहनवाज की पुत्री थी, इसके साथ औरंगजेब का विवाह हुआ। आगरा पर विजय के बाद
1658 में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। याद रखना, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि किसकी विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी? आगरा पर विजय के उपलक्ष्य में 1658 में औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब के गुरु जो थे वो उनका क्या नाम था? मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। सुन्नी धर्म को मानता था औरंगजेब और जिंदा पीर के नाम से भी औरंगजेब को जाना जाता है। अब आप देखिए पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। ये अपन आगे पढ़ेंगे। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण, अपनी बीबी की स्मृति में बीबी के मकबरे का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। शिवाजी को कैद करके कौन से भवन में रखा गया था? जयपुर भवन में रखा गया था। अब इसका आप साम्राज्य विस्तार देखिए। औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार, मुगल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार था किस मुगल शासक के समय हुआ? याद रखना, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। बंगाल में औरंगजेब ने 1661 में असम विजय के बाद मीर जुमला को अपना सूबेदार नियुक्त किया था। असम विजय के बाद 1661 में औरंगजेब ने बंगाल में मीर जुमला को अपना सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने दक्षिण में मराठों को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले शाइस्ता खां को भेजा था, लेकिन वो इसमें असफल रहा था। याद रखना, औरंगजेब ने दक्षिण में मराठों को नियंत्रित करने के लिए पहले शाइस्ता खां को भेजा, लेकिन उसकी असफलता के बाद किसको भेजा गया? मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया। मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में ही 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। किसके बीच? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है। 1697 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिलाया। गोलकुंडा का वजीर कौन था? मीर जुमला था। याद रखना, गोलकुंडा का वजीर कौन था? मीर जुमला था। मीर जुमला के साथ मिलकर औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। गोलकुंडा के उस समय दो ब्राह्मण मंत्री थे, अकन्ना और मदन्ना। इन दोनों ने औरंगजेब का विरोध किया, अकन्ना और मदन्ना ने। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। याद रखना, गोलकुंडा के दो ब्राह्मण मंत्री अकन्ना और मदन्ना का संबंध गोलकुंडा के कौन से शासक से था? अबुल हसन से था। औरंगजेब के द्वारा दक्षिण में सभी रियासतों को अपने अधिकार में लेने का प्रयास किया गया, इसलिए दक्षिण भारत में औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को समाप्त करने का एक मकसद ये भी था कि औरंगजेब दक्षिण में सभी रियासतों को अपने अधिकार में लेना चाहता था, इसलिए दक्षिण भारत में औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अब इसके बाद आता है औरंगजेब के समय कौन कौन से विद्रोह हुए थे। 1681 में औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ के प्रोत्साहन पर विद्रोह किया और भागकर दक्षिण भारत में चला गया था। औरंगजेब के बेटे अकबर द्वितीय ने अजमेर में विद्रोह किया। इस विद्रोह के दौरान अकबर द्वितीय का पीछा करते हुए औरंगजेब भी दक्षिण में गया और मृत्यु पर्यंत 1707 तक दक्षिण में ही रहा। वापस ये अपने महल में अपने इधर नहीं आ सका, मृत्यु पर्यंत ही 1707 तक ये दक्षिण में ही रहा। औरंगजेब ने दौलताबाद को अपना केंद्र बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था दौलताबाद को। फिर इसके बाद आता है जाट विद्रोह 1669। सबसे पहले जाट विद्रोह 1669 में औरंगजेब के विरुद्ध गोकुल के नेतृत्व में किया गया था। फिर इसके बाद 1686 में राजाराम के नेतृत्व में जाट विद्रोह हुआ। फिर राजाराम ने सिकंदरा आगरा को लूटा और अकबर की अस्थियां जला दी। राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने इस विद्रोह को बाद में जारी रखा था। फिर इसके बाद आता है सिख विद्रोह 1675। 1675 में सिख धर्म के नवे गुरु तेग बहादुर बकलदे बाबा को औरंगजेब ने यात्राएं देकर मरवा दिया। जहां पर तेग बहादुर का शीश गिरा था वहां शीश देजी गुरुद्वारा है दिल्ली में, याद रखिएगा। तेग बहादुर जी के पुत्र गोविंद सिंह ने विद्रोह बाद में जारी रखा था। गोविंद सिंह ने 10वें बादशाह नामक ग्रंथ लिखा जिसमें मुगल सम्राटों का विरोध किया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम से समझौता हुआ और विद्रोह बाद में समाप्त हुआ। फिर इसके बाद आता है मारवाड़ का विद्रोह। दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक औरंगजेब के साथ संघर्ष किया था। फिर सनातनी विद्रोह, नारनौल हरियाणा में और मेवाड़ क्षेत्र में मुंडिया संप्रदाय के लोगों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह
किया था। फिर इसके बाद आता है बुंदेला विद्रोह। बुंदेलखंड के छत्रसाल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। फिर इसके बाद आता है जनजातीय विद्रोह। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर अनेक मुस्लिम जातियों के द्वारा विद्रोह किया गया था जो कि रोशनिया संप्रदाय से संबंधित थे। अब आप देखिए औरंगजेब की धार्मिक नीति कैसी थी। औरंगजेब जो था ये स्वयं को जिंदा पीर और शाही दरवेश कहता था। याद रखना, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था और शाही दरवेश भी ये कहलाता था। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सबसे ज़्यादा थी। याद रखना, औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी, या फिर ऐसा कहा जाए कि 33% हिंदू मनसबदार थे जो मुगल संप्रदाय में मुगल काल में सर्वाधिक थे। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना कि किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब जो था ये प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ता था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद किया। तिलक प्रथा और जरों का दर्शन औरंगजेब ने बंद किया और तुलादान प्रथा भी बंद करवाई। फिर इसके बाद आता है सार्वजनिक त्योहार नौरोज पर्व जिसे मोहर्रम कहा जाता है और होली, इन दोनों त्योहारों पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने। याद रखना, सती प्रथा पर किस मुगल शासक ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, यह आपको बता दिया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। 1665 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया और इसके द्वारा तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर प्रमुख थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई थी। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें किस मुगल शासक के शासनकाल में लिखी गई? तो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी। फिर औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। औरंगजेब को दौलताबाद से 4 मील दूर शेख जेम उल हक के मजार के निकट दफनाया गया था। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। ये अपन मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है औरंगजेब के समय प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? मुंतखब उल लुबाब, ये पुस्तक थी खाफी खां द्वारा रचित थी। मुंतखब उल लुबाब खाफी खां द्वारा। फिर आती हैं खुलासत उत तवारीख, ये थी सुरजन राय भंडारी द्वारा रचित। फिर आती हैं फुतवात ए आलमगीरी, ये थी ईश्वर दास द्वारा रचित। फिर आती हैं नुस्खा दिलकुश, ये भीमसेन द्वारा रचित थी। फिर आती हैं फतवा ए आलमगीरी, ये औरंगजेब के समय कानूनों का संकलन था। याद रखना, फतवा ए आलमगीरी जो था ये औरंगजेब के समय कानूनों का संकलन था। फिर इसके बाद बहादुर शाह प्रथम, जिसका पूर्व नाम मुअज्जम था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ जिसमें मुअज्जम विजयी हुआ। काफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा है। उसने राजपूतों और मराठों के प्रति सहनशीलता और शांति की नीति अपनाई थी। मुगल बादशाह फर्रुखसर की हत्या अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां ने की थी। इन दोनों को सैयद बंधु कहा जाता है और भारतीय इतिहास में किंग मेकर्स भी इन्हें कहा जाता है। फिर इसके बाद आया शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय से पहले 1719 में मोहम्मद शाह मुगल सम्राट बना था। 1759 में आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से मुगल शासक बना था। यह हो गया आपका मुगल काल कंप्लीट। फिर इसके बाद अपन मुगल प्रशासन पढ़ेंगे और फिर मुगल राजपूत संबंध पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।